एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11th में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देखा था लास्ट टॉपिक में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। तो बेसिकली जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है, उसके मीनिंग जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके फीचर्स को पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। What is joint in the family business? There are various forms of business organization in the whole worldwide, but there is a unique form of business is इंडिया से ओरिजिनेटेड हुआ है और ये इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम में कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? स्कूल ऑफ थॉट अंडर द हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ क्या कहता है? सबसे पहला है मित्राक्षरा। अकॉर्डिंग टू द स्कूल, ओनली मेल मेंबर ऑफ द फैमिली कैन इनहेरिट द फैमिली बिजनेस। इनका ऐसा मानना है कि जो मेल मेंबर होता है, हेड ऑफ द फैमिली, वही फैमिली को वही बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। उसके बाद उसका बेटा करेगा, फिर ग्रैंडसन करेगा, ग्रेट ग्रैंडसन करेगा और वो बिजनेस को और उनकी फैमिली प्रॉपर्टी को ज्वाइन कर सकता है। अब सबको पता होगा कि फीमेल्स का मतलब अपने मायके के जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता है। सो इसीलिए इनका जो हिंदू लॉ का मेन थॉट प्रोसेस है उनका ये है कि जो फैमिली का बिजनेस है वो है तो उनका ग्रेड मतलब जो हेड ऑफ द मेंबर वो चलाएगा, या उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बेटा, फिर उसका बेटा। सो सन गेट्स इक्वल राइट्स अलोंग विद हिज फादर इन असिस्टेड प्रॉपर्टी। जो उसकी पूर्वज की प्रॉपर्टी होगी उसमें उसके बेटे का इक्वल राइट होगा। ही हैज अ राइट टू आस्क फॉर अ डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी एज वेल। अगर बेटे को लगता है कि मुझे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए तो वो डिवाइड भी करा सकता है। एंड दिस स्कूल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया एक्सेप्ट ये चीज जो है ना वो आसाम में, बंगाल में और उड़ीसा के अलग पार्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है दया भागा। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल बोथ, अब इनका ऐसा मानना है कि मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर जो होते हैं वो फैमिली के को पार्टनर्स होते हैं, यानी कि को पार्टनर्स होते हैं जो साथ में मिलकर अपने बिजनेस को चलाते हैं। एग्जाम्पल, हस्बैंड के डेथ के बाद जो उसकी बीवी होगी वो क्या करेगी? उसके बिजनेस की ओनर होगी और वही बिजनेस को चलाएगी। डेफिनेशन की बात करें तो अंडर द हिंदू लॉ एंड Hindu undivided family is a family which consists of all person lineally descended from a common ancestors and include their wives, unmarried daughter, तो and cannot be create under the contract। मतलब सिंपल सा ऐसा है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा है कि उसके बिजनेस को या तो उसकी बीवी चला सकती है, या उसके पूर्वज में जो भी है, या उसकी अगर बेटी है उसकी शादी नहीं हुई है तो वो भी इस बिजनेस को रन कर सकती है। फीचर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला फीचर है इसका यही है कि ये खाली इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है और कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है। इसे 1956 में बनाया गया था। दूसरा आता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन किस तरीके से? काफी सिंपल होता है क्योंकि ये एज पर द हिंदू लॉ बनाया गया है और हर मेंबर इसका फैमिली जो इसके अंदर जिसका जन्म होगा वो इसका मेंबर होता जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरीके की एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है। जो इसका सीनियर फैमिली का मेंबर होगा वो करता होगा और जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे वो को पार्टनर्स होंगे। मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितने घर के फैमिली मेंबर उतने ही ज्यादा लोग जो है इसके मेंबर होंगे। अगर कोई मतलब बच्चा जो बाय बर्थ, लीगली अडॉप्शन और मैरिज के बाद फैमिली में इन्वॉल्व होता है वो इसका इक्वली पार्टनर होगा। ज्वाइंट ओनरशिप में यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस फैमिली ज्वाइंट ओन बाय करता है को पार्टनर। जिसके जितने भी इसके घर के मेंबर्स हैं वो सारे को पार्टनर्स होंगे और जो हेड होगा वो करता होगा फैमिली का। द बिजनेस इज ज्वाइंटली ओन बाय 3 जनरेशन ऑफ द फैमिली और जो मेन होगा वो कस्टोडियन होगा उस प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट आता है गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम से बिजनेस चलता है जिसकी वजह से लोगों के बीच में ये नोन होता है और इसकी गुडविल जो है वो मार्केट में इसके जो आने वाली जनरेशन है वो भी इंजॉय करती है। एंड जैसे अभी अंबानी के जितने आने वाले बच्चे होंगे वो उनकी गुडविल को एंजॉय करेंगे, उनको फिर से गुडविल बनाने की जरूरत नहीं है। एंड ये अश्योर करते हैं कि जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो रीपेमेंट का लोन होता है
वो इजिली हो जाए। एंड द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, सो बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रेडी टू ग्रांट द लोन। बहुत सालों से बिजनेस चलता है जिसकी वजह से लोग इसे जानते भी हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर क्रेडिट की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती है। मैनेजमेंट तो इसे मैनेज करता है कर्ता और उसके कोपार्टनर have no right to participate in the business family management, and however कर्ता may consult member of the family while taking the business। जो बिना कर्ता के कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन अगर कर्ता को लगता है कि बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट या इनका डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो वो इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं होता है और कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं होता है प्रॉफिट या लॉस का। तो उसके प्रॉफिट या लॉस को करता है और उसे को पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है बर्थ पे डेथ ऑफ द फैमिली पे। मेरिट्स की बात करें तो ये सबसे पहला मेरिट है कि ये बहुत इजी है, इजी फॉर्मेशन है, जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया। यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मिनिमम या मैक्सिमम, और ये हिंदू लॉ के मतलब हिसाब से आया है। दूसरा है इसका कि को पार्टनर जो होते हैं उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई बाहर से बंदा आएगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अगर घर के मेंबर ही है तो आपस में ही राइट्स को अपने आपस में ही इंटरेस्ट को डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे किसी भी तरीके के राइट्स की जो डिमांड है या पार्टीशन है वो ज्यादातर नहीं होता है। क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्योंकि जो उसका सीनियर ऑफ द मेंबर होता है वो करता होता है, और करता के पास काफी एक्सपीरियंस और नॉलेज होने की वजह से वो कोई भी डिसीजन इजीली या अच्छे तरीके से ले सकता है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और जब राइट टाइम होता है तब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग। तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो फैमिली के बिजनेस में रहते रहते इतना ट्रेंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्किल्ड हो जाते हैं कि उनको किसी भी तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, वो बिजनेस को देखते देखते ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। को पार्टनर्स की लाइबिलिटी, सो द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का शेयरिंग नहीं होता है, आपस में फैमिली में लोग शेयर करते हैं। तो इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो को पार्टनर्स इज नॉट यूज फॉर पेमेंट, मतलब पेमेंट के लिए ये लोग अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज नहीं करते, पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं करते। डीमेरिट की बात करें तो सबसे बड़ा डीमेरिट है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी वो कर्ता को ही फेस करनी पड़ती है, और अगर बिजनेस में सफिशिएंट पेमेंट या लायबिलिटी है तो उनको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचकर पेमेंट करना पड़ता है। दूसरा है द लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज, सो द फंडिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर लिमिटेड। एंसेस्टर जो पूर्वजी की प्रॉपर्टी होती है वो कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस में यूज की जाती है। सो कर्ता में और मे नॉट बी पॉजेस एक्सपर्ट मैनेजर स्किल, सो देयर में बी लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपांशन। अगर जो हेड मेंबर है फैमिली का अगर वो इतना स्किलफुल या इंटेलिजेंट नॉलेजेबल नहीं हुआ तो बिजनेस का एक्सपांशन भी रुक जाता है कहीं ना कहीं। Next is no legal status, no separate legal status. In the eye of law, joining the family business of family member are one the same, मतलब जो उसके करता है और जितने भी फैमिली मेंबर वो सब सेम है, तो यहाँ पर किसी भी अलग तरीके से लीगल स्टेटस की जरूरत नहीं होती है। पार्टीशन ऑफ बिजनेस, अगर फैमिली के बीच में राइवलरीज आए, डिस्प्यूट आए, कॉन्फ्लिक्ट आए तो वो आपस में बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या को पार्टनर्स एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड नहीं है या इन दोनों की नहीं जम रही है तो इस रीजन की वजह से वो क्या होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अपने अपने बिजनेस को अलग अलग सेपरेटली क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। Next is no direct relation between efforts and reward. So Karta is the manager of business, so he use his knowledge and skill running their business successfully, and the reward for business is distributed among the all partners. यहाँ पे अलग तरीके का कुछ भी रिवॉर्ड या एफर्ट नहीं होता है। So the hard working as well as efficient co-partners share the profit. तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं वीडियो को। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियोस, ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस, और जितना हो सके उतना मैं सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको जो भी सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजी और क्लियर वे में समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू।